Hello student, hope all of you are so fine and so good. Today we are going to start our first lecture of 11th class which belongs to unit first, and from unit first it is the chapter first. Okay, our first chapter is the living world. Living world means living. What do you mean by living? Livings क्या होते हैं? Livings कोई भी वो organisms होते हैं जो कुछ certain activities को perform करते हैं, कुछ chemical reactions को perform करते हैं, और उन chemical reactions को perform करने के बाद कुछ certain activities उनकी body के अंदर देखने को मिलती हैं। वो उनकी बॉडी की शेप साइज और स्ट्रक्चर रिगार्डिंग हो सकता है, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो ग्रोथ हो सकती है और रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें लाइफ की एक फॉर्म देखने को मिलती है जिसको लाइफ बोलते हैं। लाइफ एक्चुअली में क्या है? यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आयन्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और वो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन है लाइफ का। यानी ये हुआ कि जो भी डिफरेंट आयन्स हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स की वजह से कुछ केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जिनसे कोई भी एक लाइफ अराइज होती है। अब यहाँ पे सबसे कॉमन चीज क्या है? सबसे कॉमन चीज ये है कि जो लाइफ है वो हमें लिविंग्स में देखने को मिलती है, नॉन लिविंग्स में देखने को नहीं मिलती। तो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में भी एक चीज कॉमन है। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में जो चीज कॉमन है वो ये कि जो भी लिविंग्स है या जो भी नॉन लिविंग्स है उनके बीच में जो केमिकल कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है वो केमिकल कंपोजिशन जो है वो आपके ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सर्टेन आयंस और मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये सर्टेन केमिकल आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर कोई एक फिजिकल बेस प्रोवाइड कर देते हैं, जब कोई भी फिजिकल बेस मिल जाता है तो उसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। लाइफ पॉसिबल होने के बाद अब लिविंग्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में क्या है? कॉम्बिनेशन है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो है वो कंबाइनली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा वो लाइफ को पॉसिबल बना पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल कंपोजिशन हमारे पास है हम उनको लेबोरेटरी कंडीशंस में कल्चर कराएं और लाइफ पॉसिबल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए सर्टेन कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है जो एक्सटर्नल मीडियम में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो हमें लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में देखने को मिलते हैं, और कुछ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो हमें सिर्फ लिविंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग जो है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो आता है वो ये आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बॉडी का शेप, साइज और स्ट्रक्चर होता है। अब जो शेप, साइज और स्ट्रक्चर है अगर देखा जाए तो लिविंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग्स जो मटेरियल आपको अपने आसपास में देखने को मिलता है उनकी बॉडी का भी एक स्पेसिफिक शेप, साइज और स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिक शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो है वो की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। शेप, साइज और स्ट्रक्चर का मतलब उसका एक वेट हो सकता है, उसकी एक हाइट हो सकती है, उसका कोई भी पर्टिकुलर
जो भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल है वो क्या करती है, डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, सेल डिवाइड करेगी और नई सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। ऐसे ही लार्ज नंबर सेल्स जो होगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो कंडीशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, ये नॉन लिविंग्स में सेल्स देखने को नहीं मिलती, लिविंग्स में हमें सेल्स देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी है। ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर कैसे है कि जो भी किसी भी लिविंग या ग्रोथ जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे कोई भी हमने एक ढेर डाला या कोई भी एक पत्थर उठाया, वहां उसको एक जगह पे रखा और उसके सराउंडिंग के बहुत सारे जो स्टोन्स हैं उनको उसके साथ में रखा, तो एक ग्रुप बन गया उनका, तो ग्रोथ देखने को मिली। एक्सटर्नली उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हो गया। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो होती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चलती रहती है, जिससे नई सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स जो होते हैं वो उनकी जो भी डैमेजिंग है वो कंडीशन जो होती है वो फुलफिल होती रहती है। तो बॉडी एक्सटर्नली भी ग्रो करती है और बॉडी इंटरनली भी ग्रो करती है। So growth is not a key characteristic feature of living organism. उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन तो जो है वो क्या है, आपका बेसिक यूनिट है लाइफ की, नॉट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन जो है वो की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइफ का। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो जब वो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्रोडक्शन हुआ है, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो नया ऑफस्प्रिंग बना है, तो जब वो मैच्योर होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस करेगा या नहीं। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की चॉइस होती है कि उसको रिप्रोड्यूस करना है या नहीं। अगर ऐसा होता कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकता था। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हर किसी की अपनी एक प्रोजेनी है या हर किसी ने अपने ही जैसे किसी एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग को बर्थ किया है। रिप्रोडक्शन हो सकता है उसने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया हो, तो कोई नए ऑर्गेनिज्म अराइज ना हुए हो, तो रिप्रोडक्शन को हम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोलते। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है वो आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक इसेंशियल पार्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्टेन बिल्डिंग ब्लॉकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उसके अलावा कुछ ब्रेकडाउन एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करता है। जैसे अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक टू टाइप्स का होता है, जिसमें कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसकी बॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो ब्रेकडाउन एक्टिविटीज होती हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बिल्डअप एक्टिविटीज होती हैं। अब जैसे हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, फूड के डाइजेशन के बारे में, तो वो सारी चीजें क्या है, वो एक्चुअली में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉम्प्लेक्स चीजें मिलकर ब्रेकडाउन होकर सिंपलर चीजें बनाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं या कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे सिंपल सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से होती है। तो इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोल सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिर्फ उनके अंदर ही हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज
का। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस का जब हम डिस्कशन करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है, जब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल की के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, then it will give C6H12O6 plus O2। यानी ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये प्रोसेस जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन की है, तो ये क्या हो गया, बिल्डअप हो गया, कोई नई चीज बनी है। तो दीज एक्टिविटी आर नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसका अपोजिट हम ले लेते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या है, रेस्पिरेशन एक्चुअली में है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करते हैं तो फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर। फैट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं फैटी एसिड्स के अंदर। तो इस तरीके से जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीडेशन यानी जब ऑक्सीजन उनके साथ कंबाइन करती है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये ब्रेक डाउन हुआ है जिसमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, तो these are known as breakdown activity or also known as catabolic activity। तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो सिर्फ हमें लिविंग्स में देखने को मिलती है, नॉन लिविंग्स में देखने को नहीं मिलती। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब ये कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे स्किन है, आईज है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ईयर है ना, नोज है, टंग है। तो जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जब उनको एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई मिलती है तो वो उस स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी जो भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई मिला उसके लिए वो रेस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई गर्म चीज मिली है, स्किन ने उसको फील किया है, तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली में गर्म है, हम फटाफट वहां से आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक पर्टिकुलर सेंस होती है जिसके लिए वो रेस्पॉन्ड करते हैं। तो वो प्रोसेस जो होता है वो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई व्हिच इज आल्सो नोन एज कॉन्शियसनेस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अमंग हमें कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में हमें कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलती। जैसे ये बोर्ड है, अगर हम इसको टैप करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। दीवार है, अगर उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो देयर विल बी नो अपोजिट रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज आल्सो द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। उसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीशन की। जब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी भी चीज को इनटेक करता है तो उस फूड के अंदर से वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी को गेन करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसका बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं होता। तो वो प्रोसेस जो होता है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। नॉन लिविंग्स के अंदर हमें ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। जो एक्सक्रीशन है वो आपका सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म किसी में भी हो सकता है, लेकिन नॉन लिविंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए एक्सक्रीशन इज आल्सो अ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम डेथ बोलते हैं। तो डेथ जो है वो भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। तो जो एडाप्टेशन है, इवोल्यूशन है या डेथ है, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इसेंशियल और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पे हमें समझ में आया कि एक्चुअली में हम किस कंडीशन में लिविंग बोल सकते हैं और किस कंडीशन में नॉन लिविंग बोल सकते हैं। तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो लिविंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और उनके बारे में बताते हैं।